नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर। तो आइए बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की। अगर मैं बात करता हूं तो जैसा कि हमने पढ़ाई की डाल्टन थ्योरी की, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात करते हैं। पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की हमने जो बात की थी, तो डाल्टन साहब ने कहा कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो बने होते हैं एटम से। एटम्स को डिफाइन किया था उन्होंने कि एटम्स क्या होते हैं। उन्होंने एटम्स को बताया कि ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि किसी भी एलिमेंट की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो एटम्स होती है। लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि जैसे जैसे डिस्कवरी आगे बढ़ी तो कुछ चीज़ें हमें मिली। क्या क्या चीज़ें मिली? हमें मिली कैथोड रे, फिर हमें कुछ पॉजिटिव रेज मिली, एक्सरे की डिस्कवरी हुई, और आइसोटोप्स मिले। इन चारों की डिस्कवरी के साथ साथ डाल्टन एटॉमिक के थ्योरी के ड्रॉबैक में एक चीज़ थी कि वो ये नहीं बता पाए थे कि अलग अलग एलिमेंट्स का डिफरेंट एटॉमिक मास क्यों होता है। डिफरेंट एटॉमिक मास के ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की थी। ये उनका एक ड्रॉबैक था। क्यों होता है इसके बारे में बात नहीं की थी। इन चारों डिस्कवरी के साथ साथ ये लगा कि एटम के भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि एटम का भी कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स होगा, अब वो पार्टिकल क्या होगा इसकी डिस्कवरी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, पॉजिट्रॉन, मिशन, एसेट्रा। ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो बहुत डिटेल में हम चर्चा करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं कैथोड रे की डिस्कवरी के ऊपर। कैथोड रे की डिस्कवरी को समझते हैं। तो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? तो एक अपैरेटस है, इस अपैरेटस और एक्सपेरिमेंट को दोनों को समझेंगे। ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि एनोड, ठीक। ये हो जाएगा आपका नेगेटिव टर्मिनल कैथोड। इसके अंदर गैस फिल की गई है, ये वैक्यूम है, ये आपका वैक्यूम है, और इसके अंदर लो प्रेशर पर गैस फिल की गई है। लो प्रेशर पर गैस को फिल किया गया है। उसके अलावा ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाइड है यहाँ दोनों टर्मिनल के बीच में, ये नेगेटिव टर्मिनल है, वो है 10,000 वोल्ट का। 10,000 वोल्ट का ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है। तो हुआ क्या इस एक्सपेरिमेंट, दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट किया था प्लकर ने, और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि एक ग्लास ट्यूब ले ली 50 सेंटीमीटर की। इस 50 सेंटीमीटर की ग्लास ट्यूब के अंदर एक गैस, कोई भी गैस को फिल कर दिया। उसका प्रेशर उन्होंने कर दिया बहुत लो। वैक्यूम की मदद से पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल को रखा और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया 10,000 वोल्ट का। तो उन्होंने देखा ये कि कैथोड से कुछ रेज निकल रही हैं। कैथोड वाले टर्मिनल से कुछ रेज निकल रही हैं और वो एनोड की तरफ जा रही हैं, ठीक। क्योंकि ये
जो रेस थी ये कैथोड से निकल रही थी, तो इसका नाम उन्होंने रख दिया कैथोड रे। कैथोड रे। अब कैथोड रे की डिस्कवरी यहां पर हो गई। अब हम कैथोड रे की प्रॉपर्टी के ऊपर बात करेंगे। तो कैथोड रे की क्या प्रॉपर्टी है? कैथोड रे की प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं कैथोड रे की प्रॉपर्टी की, तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा कैथोड रे की प्रॉपर्टी निकाली गई कि जो रेज होती हैं ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। इसके अलावा ये जो रेज होती हैं, जब ये जिंक सल्फाइड जो है उसकी प्लेट से टकराती हैं तो एक लाइटनिंग सी होती है, लाइटनिंग करती हैं। जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो ये डेविएट हो गए, डेविएट हो जाता है ये कैथोड रेज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में। जब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई तो ये जो रेस थी ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डेविएट करने लगी, तो इसका हमें पता चला कि इनके अंदर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इसके अलावा जिस सरफेस से कैथोड रे टकराती थी वहां पर हीट प्रोड्यूस हो जाती थी। हीट प्रोड्यूस होने का क्या मतलब हुआ? हीट प्रोड्यूस होने का मतलब ये हुआ कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी थी और वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जा रही थी आपकी हीट एनर्जी में। अब अगर काइनेटिक एनर्जी उनके पास थी तो इसका मतलब उनके पास मास और वेलोसिटी दोनों थी। तो अगली प्रॉपर्टी हो गई कि इनके पास मास था और वेलोसिटी भी थी। उसके बाद हुआ ये कि जब कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखा गया इनके सामने, जब कोई ऑब्जेक्ट इनके सामने रखा गया तो उसकी शैडो कास्ट होने लगी, शैडो कास्ट होने लगी। इससे भी पता चला कि उनके पास मास है। इसके अलावा उन्होंने जब एक मूविंग डिवाइस को या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट को वहां रखा तो टकराने के बाद ये जो रोल था ये घूमने लगा। घूमने से भी इनकी मास वाली प्रॉपर्टी पर और जोर पड़ा। ठीक, इनकी प्रॉपर्टी जानने के बाद हुआ ये कि जे जे थॉमसन ने इनके चार्ज बाय मास रेशियो को निकालने की कोशिश की। तो उसका जो चार्ज बाय मास रेशियो था उसका जो वैल्यू आया वो आया -1.75 इंटू 10⁻⁻8 कोलम्ब पर ग्राम। उसका चार्ज बाय मास रेशियो आ गया आपका कैथोड रेज का। चार्ज बाय मास रेशियो निकल गया। थॉमसन के निकालने के बाद मिलिकन ने क्या किया, इसका चार्ज निकाला ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने और इसका चार्ज निकालने की कोशिश की। तो उसका जब चार्ज उन्होंने निकाला तो उसका क्या वैल्यू आई, उसकी वैल्यू आ गई -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। इतनी जो वैल्यू आई ये उसकी चार्ज की वैल्यू आ गई। जे जे थॉमसन ने चार्ज बाय मास रेशियो निकाल लिया, मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज की वैल्यू निकाल ली। अब मास की कैलकुलेशन की जब बात आई तो मास को अब आप भी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका वैल्यू हो जाएगा आपका चार्ज अपॉन ई अपॉन एम। जब इसका वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो मास आ जाएगा आपका, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है
वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये हो गई चार्ज और ये हो गया मास। चार्ज की बात और करें तो ये मिनिमम पॉसिबल चार्ज है जो अभी तक पाया गया है। अगर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से अगर इस इलेक्ट्रॉन के मास को हाइड्रोजन एटम के मास से कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो 1/1837 होता है हाइड्रोजन के एटम के इक्वल। यानी कि अगर हाइड्रोजन का जो एटम का मास होता है वो होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा 1 AMU अपॉन 1837। दोस्तों ये चार्ज जो बाय मास जो रेशियो होता है ये एक्चुअली में प्लस होता है, यहाँ गलती से माइनस हो गया। अब हम बात करते हैं कि वेलोसिटी से मास पर क्या फर्क पड़ता है। यानी कि एक रिलेशन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, m इज इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस v/c का होल स्क्वायर। यहाँ पर m0 इज इक्वल टू होता है रेस्ट मास, v जो होता है वो वेलोसिटी है, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ एटम या फिर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसका वैल्यू आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोस्तों अगर इस रिलेशन को, ये रिलेशन आपका रिलेटिविटी थ्योरी से आता है। ये रिलेशन कहाँ से आता है? ये आता है रिलेटिविटी की थ्योरी से। अब रिलेटिविटी थ्योरी से ये आ गया रिलेशन। इस रिलेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर ये जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, अगर इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है ये c के इक्वल हो जाए, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल हो जाए, तो आपका जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा इनफाइनाइट। इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो है वो आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल हो जाए तो आपका जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। दोस्तों एक चीज मैं और बताना चाहता हूं आपको, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में ये जो लो प्रेशर गैस जो रखा गया, ठीक, तो कैथोड रे की जो प्रॉपर्टी थी, एक प्रॉपर्टी मैं और बता देता हूं आपको, वो इंडिपेंडेंट अपॉन गैस, मतलब गैस के नेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी। गैस आप चाहे जो भी डाल दें, इलेक्ट्रॉन उसके चार्ज बाय मास का रेशियो इतना ही रहेगा, और मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इतना रहेगा, चार्ज भी इतना ही रहेगा। ठीक, ये बात थोड़ी सी यहाँ पर गौर करने की थी। दोस्तों अब हम बात करेंगे पॉजिटिव रेज की, यानी कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की अब बात करते हैं। तो हुआ कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी यहाँ पर हो गई, तो क्योंकि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो इसका मतलब उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो गए, तो पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी चालू हुई। तो गोल्डस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सिमिलर है कैथोड रे डिस्कवरी की तरह। उसमें भी उन्होंने क्या किया, वही काम किया जैसे वहां पर हुआ था। ये उन्होंने एक ट्यूब ले ली, यहां पर एक ट्यूब ले ली, ट्यूब के अंदर टर्मिनल्स ले लिए, ये वो ले लिया एनोड पॉजिटिव, और यहाँ पर ले लिया नेगेटिव टर्मिनल कैथोड, ये हो गया कैथोड, और ये हो गया एनोड। यहाँ पर फिर से वैक्यूम है,
ये है वैक्यूम, और फिर से लो प्रेशर पर एक गैस को ले लिया, लो प्रेशर गैस को ले लिया। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा चेंज किया, यहाँ पर एक और कैथोड लिया उन्होंने, और ये परफोरेटेड कैथोड उन्होंने लिया। फिर से एक्सपेरिमेंट चालू किया। एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पर 10,000 वोल्ट का करंट का वोल्टेज प्रोवाइड किया, 10,000 वोल्ट प्रोवाइड किया दोनों टर्मिनल्स पर। तो फिर से यहाँ पर कैथोड रेज निकली। यहाँ पर हुआ ये कि यहाँ से यहाँ कैथोड रे निकली, यहाँ पे पास करती हुई चल गई आपकी एनोड की तरफ। लेकिन यहाँ पर इस बार एक तरह की और रेज निकली जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से निकली, और पॉजिटिव टर्मिनल से रहते हुए वो परफोरेटेड कैथोड से पास करती हुई वो कैथोड की तरफ बढ़ी। ये जो रेज निकली इस बार, उन रेज को कहा गया एनोड रेज या फिर कैनल रेज, या फिर इसी को कहा गया पॉजिटिव रेज। अब पॉजिटिव रेज तो निकल गई, अब हम बात करते हैं इन पॉजिटिव रेज की प्रॉपर्टी के ऊपर। तो पॉजिटिव रेज की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी भी काफ़ी सिमिलर थी कैथोड रेज की तरह। इसका मतलब ये जब जिंक सल्फाइड से टकराती थी, जिंक सल्फाइड से, तो वहाँ पर लाइटनिंग होती थी। जिस जगह पर ये टकराती थी वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती थी। इसका मतलब अगर हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस करती थी, इसका मतलब इनके पास काइनेटिक एनर्जी थी, और काइनेटिक एनर्जी थी इसका मतलब मास और वेलोसिटी दोनों थी। मास और वेलोसिटी के बाद इनके ऊपर भी जब यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाता था तो उसकी शैडो कास्ट करता था, ये शैडो कास्ट होती थी। पिन व्हील या रोटरी वगैरह को यहाँ पर रखते थे तो वो घूमने लगता था, जो उसके मास कैरेक्टर को डिफाइन करता था। मास कैरेक्टर पिन व्हील रखने के बाद इनके पास भी चार्ज था। चार्ज कैसे था? चार्ज इसलिए था कि जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इनको रखा जाता था तो ये डिफ्लेक्ट करते थे। डिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इनको रखा जाता था तो ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ डेविएट होता था। तो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ डेविएट होने का मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की तरह यहाँ पर भी चार्ज बाय मास रेशियो की बात हुई और चार्ज की बात हुई। तो चार्ज की बात हुई तो चार्ज पाया गया कि चार्ज इसका जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल में होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो इसका मतलब वो प्लस साइन के साथ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कोलम ही होगा। ठीक, चार्ज बाय मास की मैं बात करता हूँ, चार्ज बाय मास रेशियो की। तो चार्ज बाय मास रेशियो, ये रे जो थी ये गैस की प्रॉपर्टी पर डिपेंडेंट थी। गैस की प्रॉपर्टी पर ये डिपेंडेंट थी। गैस पर ये डिपेंडेंट थी मतलब अलग अलग गैस के लिए इलेक्ट्रॉन बाय मास का जो रेशियो था वो अलग अलग था। अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग था। सबसे मैक्सिमम था हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन गैस के लिए मैक्सिमम था, उसका वैल्यू था 9.5 इंटू 10 टू द पावर 4 कोलम पर ग्राम।
ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी। सिमिलरली इसका मास कैलकुलेट किया गया, मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू वैसे ही निकाला गया, इलेक्ट्रॉन चार्ज अपॉन मास अपॉन चार्ज, ऐसा करके, सॉरी यहाँ पर चार्ज ये उल्टा हो जाएगा, E अपॉन एम। यहाँ से मास का वैल्यू कैलकुलेट किया गया, मास का वैल्यू इसका 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg आया। ये जो मास आया इसका, ये हाइड्रोजन एटम के मास के लगभग बराबर है, उसके लगभग बराबर है, सिमिलर है। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी यहाँ पर हो गई। प्रोटॉन को फिर यहाँ पर डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि प्रोटॉन कंटेन्स अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम एंड हैविंग अ मास ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। प्रॉपर्टीज की भी बात हो गई। अब हम बात कर देते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं, हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर ली, अब जे थॉमसन की बात करेंगे। जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, कि आखिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी एटम के अंदर कैसे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे रहते हैं इसकी बात हम करेंगे। तो पहले हम देखेंगे जे थॉमसन का मॉडल। तो जे थॉमसन का जो मॉडल था उसको प्लम रेसिंग मॉडल कहा जाता है, प्लम रेसिंग मॉडल। उन्होंने डिफाइन किया कि जो एटम है वो एक बड़ा सा स्फीयर है, एक बड़ा सा स्फीयर है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे गड़े हुए हैं, जैसे रेजिन्स प्लम के अंदर गड़ी होती हैं। गड़ी होती है मतलब रहती हैं। और ये जो खाली स्पेस है ये पॉजिटिव स्फीयर है। ये क्या है? पॉजिटिव स्फीयर है। इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स गड़े हुए हैं। ये उनका मॉडल था। इस मॉडल के से बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। ये मॉडल एटॉमिक मास को डिफाइन नहीं कर रहा था, क्योंकि एटॉमिक मास जो था वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के सम के इक्वल नहीं आ रहा था। उसके अलावा कुछ बहुत सारे केमिकल एक्सपेरिमेंट्स को ये डिफाइन नहीं कर रहा था। ये इलेक्ट्रॉन मतलब एटम की न्यूट्रलिटी के ऊपर तो बात कर रहा था, लेकिन फिर भी जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात यहाँ पर नहीं हो पा रही थी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैसे होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब जैसे कि हम किसी भी आयरन रॉड को सेल के ऊपर रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र इस एटम में कैसे हो सकता है अगर ये एम्बेडेड है, तो इसके बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की। तो बाद में ये मॉडल फेल हो गया। दोस्तों अभी की वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोज़ली एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को। दोस्तों अगर आपकी कोई क्वारी हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इसके अलावा हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।